हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आज हम लोग दो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। एक तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को हम लोग कवर अप करेंगे और उसी के साथ साथ एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे निकाला गया, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो पाए। ठीक है, चलो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी हम लोग देखते हैं कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी अपनी क्या दी थी, उसमें क्या क्या कहा था। सबसे पहली बात, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। जितने भी मैटर होते हैं, है ना, वो बहुत छोटे पार्टिकल के मिलके बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाली क्लास फर्स्ट क्लास ली थी तो उसमें हमने बात भी की थी कि एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिससे मिलकर कोई भी पार्टिकल कोई भी जो है मैटर बना होता है, और इसको हम लोग और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमने पहली क्लास में भी पढ़ा था। विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है, एटम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि हम लोग इसको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। और आगे कहता है कि ना ही आप इसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में बना सकते हो, ना ही मिटा सकते हो। ठीक है, और यही हमारा क्या था, फर्स्ट लॉ भी था केमिकल कॉम्बिनेशन का। थर्ड हम लोग बात करते हैं, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट है, क्लोरीन का एलिमेंट है, ठीक है, क्लोरीन एक एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, तो इसका जो मास होगा वो आइडेंटिकल होगा, यानी कि इसका अपना मास होगा और इसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी। इसका अपना ही मास होगा और इसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी, दोनों चीज़ें। ठीक है, यही चीज़ बोलता है आइडेंटिकल, और ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप दूसरा क्लोरीन भी उठाते हो और उसका मास देखोगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो उसका भी जो है वो सेम होगा, यानी कि दूसरे एलिमेंट का जो एटम होगा, जैसे क्लोरीन एलिमेंट तो हमने क्लोरीन लिया ना, तो दूसरा जो एलिमेंट क्लोरीन है उसका भी जो एटम होगा उसकी भी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, ये कभी बदलती नहीं है। फोर्थ में अगर हम लोग बात करें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट है, यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया था तो मान लो यहाँ पे हम लोगों ने फॉस्फोरस ले लिया, ठीक है, तो फॉस्फोरस जो एलिमेंट है उसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, उसका अपना मास होगा, लेकिन क्लोरीन का अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, अपना मास होगा। तो वही बोल रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका अपना डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होगी, यानी कि इन दोनों की डिफरेंस होगा। फिफ्थ की बात करें, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। एटम्स अगर कभी भी कंबाइन होते हैं तो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वाटर है, वाटर का जो रेशियो होता है 1:8 होता है। अगर हम लोग यहाँ पे NH3 की बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया जो होता है आपका 14:3 होता है। ठीक है, ये रेशियोज हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 1:8 है या 14:3 है, तो कहीं पर आप ऐसा नहीं देखोगे कि 1.5:8 है, वहाँ पे 14.2:3 है, तो ये कभी भी डेसिमल में नहीं आता। जब भी ये कंबाइन होगा तो होल नंबर में ही कंबाइन होगा। तो ये फिफ्थ लॉ था। इसका सिक्स जो पॉइंट है वो क्या कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मान लीजिए कि मैं आपको NaCl एक कंपाउंड देता हूँ, तो इस NaCl के अंदर जो एटम्स होंगे वो भी हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लीजिए कि मैंने आपको 1 मोल NaCl दिया और दूसरा एक और 1 मोल NaCl देता हूं, तो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, और यहाँ पे काइंड्स ऑफ एटम और जो उनका टाइप होगा वो भी हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, या फिर के कांस्टेंट भी कह सकते हो, वो हमेशा एक जैसा ही रहने वाला है। ठीक है, ये किसकी बात हुई, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात हुई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो चलिए, इसके लिए इसको समझाने से पहले मैं आप लोग को एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे देता हूं, ताकि आप लोग उस एग्जाम्पल को एक रेफरेंस लेके समझने की कोशिश करें। ठीक है, मान लीजिए कि आपको मैंने दुकान पे भेजा कोई सामान लेने के लिए, आपके मम्मी पापा ने भेजा दुकान पे सामान लेने के लिए। आपको बोला गया कि 1 किलो चीनी लेकर आओ, और आप उस दुकान वाले के पास गए, और उस दुकान वाले के पास जो है वो बट्टा नहीं था जिससे वो नापता है। ठीक है, वो बाट नहीं था जिससे वो नापेगा 1 किलो चीनी। अब
आप लोग ये मत सोचना कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कांटा था, इलेक्ट्रॉनिक कांटे की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यानी कि जो वेइंग मशीन होती है उसकी बात नहीं है। बाजार में गए हो चीनी लेने के लिए, उसके पास नॉर्मल सा हमारे पास सिस्टम है, तराजू है, तराजू पे वो 1 किलो का बाट नहीं है, तो वहाँ पे वो उस चीज़ को कैसे नापेगा, यानी कि 1 किलो चीनी को वो कैसे नापेगा। तो आप ध्यान करोगे या आपने देखा भी होगा कभी, अगर उतना बाट नहीं होता है उसके पास, तो वो क्या करता है, 1 किलो का रेफरेंस कोई भी ले लेता है। तो जैसे 1 किलो का रेफरेंस में 1 किलो के नमक की जो थैली होती है उसको लेके रख दिया और उसके बराबर नाप दिया। तो यहाँ पे उसने रेफरेंस किसको लिया, 1 किलो के नमक को लिया, या फिर के 1 किलो का जो डिटर्जेंट होता है उसको रेफरेंस ले सकता है, ठीक। और उसी के बराबर वो नाप के आपको क्या कर देगा, 1 किलो चीनी दे देगा। तो यहाँ पे रेफरेंस की बात आती है। रेफरेंस की बात को मैं रिलेट करूंगा एटॉमिक मास से। कैसे, देखो सबसे पहले हुआ क्या, जब एटॉमिक मास जो है वो निकाला गया, एक एटम का मास निकाला गया, वो कैसे निकाला गया। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, यानी कि कार्बन के ये 3 आइसोटोप होते हैं। क्या होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप के बारे में तो वैसे 4th चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आइसोटोप हमारे कौन होते हैं, जब सेम एलिमेंट हो बट उनका जो मास है वो डिफरेंट हो, मास जो है वो डिफरेंट हो, तो हमारा क्या कहलाता है, वो आइसोटोप कहलाता है। तो यहाँ पे कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, यानी कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है, कार्बन 12, 13 और 14, ठीक है। कार्बन 14 जो है वो कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कार्बन डेटिंग क्या होती है, मतलब अगर हमें किसी भी फॉसिल की, कोई भी हड्डी वगैरह कितनी पुरानी है, कोई भी अवशेष कितना पुराना है, अगर हमें वो पता करना है तो हम उसके लिए कार्बन 14 डेटिंग करते हैं। कार्बन 13 के बारे में इतना नहीं आपको जानना है, बात करते हैं कार्बन 12 की, जो कि हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसी को रेफरेंस मानते हुए, ठीक है, कार्बन 12 को रेफरेंस मानते हुए इन लोगों ने क्या किया, कार्बन का जैसे मान लिया कि एक एटम ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, एक एटम। अब जैसे इससे पहले भी एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। आपके पास एक तरबूज है, एक तरबूज के आप 12 टुकड़े कर दो, ठीक है, कैसे भी 12 टुकड़े कर दो, 12 टुकड़े होने चाहिए। 12 टुकड़े करने के बाद जो 1/12 पार्ट होगा, यानी कि उसमें से एक हिस्सा उठाओ और उस हिस्से का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, एक एटम के बराबर होगा। बात समझ में आई, ठीक है। यानी कि कार्बन 12 का जो 1/12 हिस्सा है, आपने कार्बन 12 का एक एटम लिया, ठीक है, उसके आपने कितने हिस्से किए, 12 हिस्से किए। गिनो, 1 2 3 4 4 8 हुआ, और यहाँ से एक बार और काट दो, 10 हो गया, ठीक है, यहाँ से एक बार और काट दो, 12 हो गया। तो टोटल 12 हिस्से हो गए। तो इसमें से आप एक हिस्सा उठाओ और जो उस हिस्से का जो मास होगा वो किसके बराबर था, एक एटम के बराबर था। एक एटॉमिक मास जो है वो आपका यही कहता है, यानी कि 1, पहले हम लोग इसको ये लिखते थे 1 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाता था, लेकिन अब हम लोग इसको यू की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि यूनिफाइड की फॉर्म में लिखा जाता है, FIED। तो आप कहीं पे भी देखोगे कि अगर मान लो आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन छोड़ो, आपके पास सोडियम है, सोडियम एलिमेंट का जो मास है वो कितना होगा, तो वो 23U होता है, यानी कि यूनिफाइड की फॉर्म में लिखा जाता है। पहले ये AMU की फॉर्म में लिखा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब ये यूनिफाइड मास की फॉर्म में लिखा जाता है। इसको आप लोग, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पे ये जो मैंने बात बताई है ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगली क्लास में मैं आप लोगों को पहले वैलेंसी सिखाऊंगा कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आयंस क्या होते हैं, देन आगे फॉर्मूला वगैरह कैसे बनाया जाता है, सिंपल कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी जो है वो हेल्प मिल पाए।